हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑर्डर 6 के बारे में, जो बात करता है प्लीडिंग्स की। इसको हिंदी में बोला जाता है अभिवचन। नाउ प्लीडिंग्स क्या होता है, प्लीडिंग्स में क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है, उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, नाउ प्लीडिंग्स में सबसे पहले होता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। यानी प्लीडिंग का ये मतलब होता है, प्लीडिंग में क्या इंक्लूड होगा, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है लिखित कथन या वाद पत्र। ऑलराइट, ना वाद पत्र में क्या रहता है, एक तरीके से आपका जो सूट फाइल करते हैं अपन, सिविल सूट जो फाइल करते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जो प्रेजेंटेशन में फाइल करा जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ में जो आपका कॉज ऑफ एक्शन रहता है, उस पर जो प्लीडिंग्स बनती है, जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे जाते हैं, उसको प्लेंट बोला जाता है। और एक तरीके से उसको रिटन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इसको हम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नज़रिए से देखते हैं, वादी और प्रतिवादी के नज़रिए से देखते हैं। वादी अगर हुआ तो इसके लिए क्या होगा, प्लेंट यानी वाद पत्र। जो आपका केस है उसकी सारी कंडीशंस, उसके टर्म्स, उसके फैक्ट्स, फिगर्स सब कुछ आएंगे, वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, प्लेंट कहलाएगा, जो प्लीडिंग में आता है। ठीक है। और अगर आप डिफेंडेंट है तो रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित कथन या वाद का उत्तर देना। रिटन स्टेटमेंट में एक तरीके से डिफेंडेंट का जो रिप्लाई होता है फाइल करने का, डिफेंडेंट का जो एक राइट है रिप्लाई फाइल करने का आपके वाद पत्र के अगेंस्ट, उसको कहा जाता है रिटन स्टेटमेंट। और वो भी एक तरीके से प्लीडिंग में ही आता है। इसमें डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों के बारे में बात करी गई है। ठीक है। अब इसमें इसकी इसेंशियल कंडीशंस क्या है प्लीडिंग्स की। प्लीडिंग्स में सबसे पहले आपका आएगा कि इसमें फैक्ट्स होना चाहिए। ऑलराइट, ना सबसे पहले फैक्ट्स का क्या मतलब होता है, यानी जो भी कॉज ऑफ एक्शन है, जो भी दो पार्टीज के बीच में कॉज ऑफ एक्शन है, मेन इशू है, मैटर्स है, फैक्ट है, उस इशू को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग सारे फैक्ट्स लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में एक सिविल सूट चल रहा है। सिविल सूट है प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेके, और डिक्लेरेशन भी मांगा है, टाइटल सूट भी मांगा है। तो इसमें अब एक ए और बी के बीच में जो भी इश्यूज रहेंगे, किसका पोजीशन था, किसके फेवर में इसमें रजिस्टर्ड डीड हुआ है, एग्रीमेंट सेल क्या था, किसने किसको सेल आउट करी है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहलाएगी, एक तरीके से प्लेंट कहलाएगी। और वही आपकी प्लीडिंग्स होगी। ऑलराइट, यानी जितने भी आपके जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो मैटर है, जो दोनों पार्टी के बीच में जो जिस कारण वो डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ है, डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उस डिस्प्यूट के जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो भी आपकी कंडीशंस हैं, वो अगर आप इसके अंदर क्लैरिफाई करेंगे, उसको एक तरीके से फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेंट। और उसी के अंदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट बोथ आर कम्स अंडर व्हाट, प्लीडिंग्स। ये दोनों चीज़ें प्लीडिंग्स के अंदर आती है। ऑलराइट, अब इसमें फर्स्ट कंडीशन फैक्ट हो गई। सेकंड क्या है, नॉट एविडेंस, यानी प्लेंट के अंदर क्या नहीं आएगा, प्लीडिंग्स के अंदर क्या नहीं आएगा, एविडेंस नहीं आएंगे। जैसे जो कंडीशंस हैं, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं और जो घटना है, वही आप लिख सकते हैं। इसके अंदर आप किसी तरीके के कानून की जानकारी नहीं लिखेंगे, आप इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं लिख सकते, आप इसके किसी को कानून के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते। आप प्लीडिंग्स में और प्लेंट में सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे कि आपकी क्या कंडीशंस थी, दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट था क्या, दोनों के बीच में क्या कॉज ऑफ एक्शंस थे, और क्या एक्चुअल कंडीशंस है, और आपको क्या रिलीफ चाहिए। यही एक तरीके से प्लीडिंग्स के अंदर आएगा। एविडेंस, किसी तरह की लॉ या कोई लीगल नॉलेज, किसी तरीके का लॉ आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट हुआ व्हाट, फैक्ट। सेकंड, एविडेंस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर व्हाट, एविडेंस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर प्लीडिंग्स। नाउ थर्ड, what is third essential condition? Third essential condition is it includes material facts। यानी ए और बी के बीच में जो डिस्प्यूट सूट चल रहा है, उसके अंदर सिविल सूट में आप क्या करेंगे, फिगर फैक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, बट आपको लिखना क्या है, मटेरियल फैक्ट्स ही लिखने हैं। यानी जो लीगल है, जो एक्चुअल कंडीशंस है, जो आप एक्चुअल उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको वही लिखना है। आपको अदर कंडीशंस और अदर कोई जानकारी इसमें क्लैरिफाई नहीं करनी है। यानी आपको एकदम से सिर्फ वही एक्चुअल फैक्ट्स लिखने हैं जो अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ एक्शन और सिविल सूट में आते हैं। जैसे दो पार्टीज के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, उस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में कि सर वो आया मेरी प्रॉपर्टी पे इस तारीख को आया, परसों से उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था, उसने 1 महीने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, और उसने उस दिन आके एक तरीके से कब्जा कर लिया। ये आपको नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन, एक पार्टी ने हमारे प्रॉपर्टी पे आके एक तरीके से कब्जा कर रखा है, या हमारे रजिस्टर्ड सेल डीड किसी गलत तरीके से किसी और को सेल आउट कर दी है, जो कि इस पर हमारा टाइटल और हमारा राइट है। बस आपको यही कंडीशंस, जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जो एक्चुअल थिंग्स हैं, आपको वही लिख के आनी है, आपको अदर कंडीशंस नहीं लिखना। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, प्लीडिंग शुड नॉट कंटेन एविडेंस। अब एविडेंस क्या होता है, प्लीडिंग मस्ट कंटेन रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट एंड मटेरियल फैक्ट्स। ऑलराइट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, प्लीडिंग्स में एविडेंस नहीं आएंगे। अब इससे क्या मतलब होता है, मटेरियल फैक्ट्स दो टाइप के होते हैं।
एक फैक्टा प्रोवेंडा एंड सेकंड इज फैक्टा प्रोवेंशिया। ऑलराइट, नाउ फैक्टा प्रोवेंडा इज व्हाट, आपको प्लीडिंग्स में क्या लिखना है, फैक्टा प्रोवेंडा लिखना है, फैक्टा प्रोवेंशिया नहीं लिखना है। अब फैक्टा प्रोवेंडा और फैक्टा प्रोवेंशिया में क्या डिफरेंस होता है, अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का केस लगाया, ठीक है, उसमें ये टर्म्स थी कि अगर कोई पर्सन सुसाइड करके आत्महत्या करके मरता है तो उसे इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं मिलेगी। ठीक, अब इसमें क्या फैक्ट्स बनेंगे, इसमें ये बनेंगे कि आप सो एंड सो पर्सन ने सुसाइड करा, आत्महत्या करी, इसलिए ये क्लेम के लिए हकदार नहीं है, इसे इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि अगर कोई पर्सन डाइड हो जाएगा, सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा तो उसे इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा। आपको ये होता है फैक्टा प्रोवेंडा, यानी आपका, बट आपको क्या नहीं लिखना है कि ये इसने 1 महीने पहले से ये एंजाइटी में था, डिप्रेशन में था, 1 महीने पहले से इसने प्लानिंग कर ली थी कि ये सुसाइड करेगा, इसने गन परचेस कर ली थी, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, इसने बहुत सोचा समझा तो इसके बाद सुसाइड करा। ये कंडीशंस, ये फैक्ट्स, ये फैक्टा प्रोवेंशिया है, ये आपको नहीं लिखना है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इस पर्सन ने सो एंड सो डेट पर सुसाइड करा, दैट इज कॉल्ड फैक्टा प्रोवेंडा, और प्लीडिंग्स में फैक्टा प्रोवेंडा ही आता है, ये फैक्टा प्रोवेंशिया नहीं आता है। और ये क्लैरिफाई फैक्टा प्रोवेंडा और फैक्टा प्रोवेंशिया की जो डिफरेंस है वो कहाँ पे हुई है, वीरेंद्र नाथ के केस से इसको कोर्ट ने डिफरेंस इसको एक्सप्लेन किया, इसको समझाया। ठीक, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है कि आपका जो प्लीडिंग है वो कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ कंसाइज फॉर्म क्या होता है, आप कोई अननेसेसरी बातें नहीं लिखेंगे, कोई ऐसी चीज़ें नहीं लिखेंगे जो अननेसेसरी उस प्लेंट में इंक्लूड हो रही हो। आपको सिर्फ अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, आपको ब्रीफ फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना है। आपको कोई अननेसेसरी बातें उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लीडिंग मस्ट बी साइन, यानी एक तरीके से जो भी आप प्लीडिंग्स लिखेंगे उसके जो हर पेज का जो फुटनोट होता है उस पे आप जो पार्टी है उसकी सिग्नेचर करवाना, इट्स अ कंपलसरी फैक्ट, कंपलसरी सेटल्ड लॉ है कि जो भी आप प्लीडिंग्स लिखेंगे उसके नीचे हर पेज के फुटनोट में आपको पार्टीज के सिग्नेचर करवाना है। यानी एवरी प्लीडिंग के जितने भी पॉइंट्स एक पेज पे आ जाएंगे उसके नीचे आपको हर पेज पे पार्टीज के साइन करवाना है। दैट इज़ व्हाट कम्स अंडर ऑर्डर 6 में इसको एक्सप्लेन करा गया है कि प्लीडिंग्स क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, हर पेज पे पार्टीज के साइन होंगे और आप हर पेज को उसको एक तरीके से सपोर्ट करवाएंगे पार्टी से कि जो भी कथन इसमें लिखे गए हैं वो सत्य है और वो पार्टीज़ के नॉलेज के द्वारा ही लिखे गए हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी आप प्लीडिंग्स लिखेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, एक तरीके से आप पार्टीज़ के सिग्नेचर करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूल 15 में ऑर्डर 6 के वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन क्या होता है, एक तरीके से पार्टी उसको वेरीफाइड करती है और वेरिफिकेशन में सिग्नेचर के साथ साथ क्या होगा, सपोर्ट में एफिडेविट लगता है, शपथ पत्र लगता है। आप जब भी एक सिविल सूट देखेंगे तो आप उसकी प्लीडिंग्स को जब देखेंगे उसके लास्ट में आपके बाद में क्या होगा, जस्ट आफ्टर द प्लीडिंग क्या होगा, एक शपथ पत्र रहेगा, एक एफिडेविट रहेगा जो ये सपोर्ट करता है कि जितनी भी बातें इस पॉइंट प्लीडिंग्स में लिखी गई है वो मेरे द्वारा सत्य और कथन सत्य लिखी गई है, बिना किसी दबाव के लिखी गई है और बिना किसी प्रेशर के इसको वेरीफाई वो करता है। इसको एक तरीके से वेरिफिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिविल सूट में प्लीडिंग्स के साथ एफिडेविट को सपोर्ट करना। अगर एफिडेविट सपोर्ट में रहता है तो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो पार्टीज़ के नॉलेज की रहेगी और बिना किसी दबाव के पार्टीज़ के थ्रू ही ओपनली लिखा जाएगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में एक तरीके से पूरा ट्रायल फेयर रहता है और बातें लॉ पे होती है, एविडेंस पे होती है, फैक्ट्स पे होती है और आप एक तरीके से उसको वेरीफाइड करते हैं कि जो भी जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को वो एक तरीके से पूरी तरह सत्य है और मेरे द्वारा सत्य कही गई है। सो प्लीडिंग में क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए हर पेज पे और इसके सपोर्ट में एक एफिडेविट होना, इट्स ए कंपलसरी। नेक्स्ट आता है स्ट्राइकिंग ऑफ प्लीडिंग्स। ये बात करता है ऑर्डर 6 रूल 16 की और स्ट्राइकिंग ऑफ प्लीडिंग्स, यानी अगर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पे जब सिविल सूट आपका कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट प्लीडिंग्स को स्ट्राइक आउट कर सकती है। किस प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट कर सकती है, जो अननेसेसरी हो, वेक्सेशियस हो, फ्रिवलस हो, डिले कर रही हो प्रोसीजर को, कोर्ट ऑफ लॉ पे अब्यूज़ कर रही हो प्रोसेस ऑफ लॉ को, जो अननेसेसरी ऐसे फैक्ट्स हो और अननेसेसरी ऐसी प्लीडिंग हो जो कि एक तरीके से अब्यूज़ करना हो प्रोसेस ऑफ कोर्ट को, कोर्ट ऑफ लॉ की प्रोसेस को, स्ट्राइकिंग कर सकती है एट एनी टाइम। कोर्ट क्या कर सकती है, से ऑर्डर 6 रूल 16 के अकॉर्डिंग उसको स्ट्राइक आउट कर सकती है। जो तंग करने हो, कलंकात्मक हो, व्यंग्यात्मक हो, अननेसेसरी हो, अब्यूज़ कर रहे हो
और एक तरीके से फेयर ट्रायल में बाधा डाल रहे हों, इन सभी कंडीशंस में कोर्ट के पास ये पावर है, एट एनी स्टेज कोर्ट कैन स्ट्राइक आउट द प्लीडिंग्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 6 रूल 17 617 क्या कहता है? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे अगर कैसा भी कोई फैक्ट और फिगर्स नया आता है, ऐसी कोई कंडीशन उत्पन्न नहीं होती है कि जो कोर्ट के सामने हम रखना आवश्यक है, कोर्ट ऑफ लॉ में इसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो 617 का एक आवेदन बनता है, ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का एक एप्लीकेशन फॉर्म बनती है, एप्लीकेशन फॉर्म होती है, वो कोर्ट में सबमिट होती है और जो भी नए फैक्ट आते हैं उसमें वो लिख के वो कोर्ट ऑफ लॉ में उसको दिया जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 617 एक तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है और किसी भी नए फैक्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी ट्रायल में, सिविल सूट में, किसी भी स्टेज पर 617 के आवेदन के साथ आप नए फैक्ट और फिगर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमने प्लीडिंग को समझने की कोशिश करी। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।